द बनाना इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है मैसेकर्स, रिवॉल्यूशंस, वॉर्स और CIA के साथ किए गए सीक्रेट डील्स के लिए। एट वन पॉइंट वर्ल्ड की लार्जेस्ट बनाना कंपनी सेंट्रल अमेरिका में गवर्नमेंट की तरह एक्ट कर रही थी, जिसमें वो वहां की जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे थे। वो उन प्रेसिडेंट्स को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो वर्कर्स को ज्यादा राइट्स दे रहे थे। वो ऐसे लीडर्स को अपॉइंट किए जो बनाना बिजनेस को और बढ़ा सके। ऑनेस्टली इस वीडियो के बाद आप बनानास को सेम वे में नहीं देखेंगे। दिस इज द डिस्टर्बिंग ट्रू स्टोरी ऑफ बनाना बिजनेस। पहले एपिसोड में हमने सैम द बनाना मैन का राइज होते हुए देखा था, एक इमिग्रेंट जिन्होंने पके हुए केलों को बेचकर पैसे कमाए और मेहनत करते हुए बनाना बिजनेस का मेजर प्लेयर बन गया। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करें या नीचे कमेंट में पिन की हुई लिंक पर क्लिक करें। बट इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ। जब सैम यूनाइटेड फ्रूट नाम की एक कंपनी के साथ इन्वॉल्व हुए तब उनकी स्टोरी में और भी डार्कर टर्न आया। सैम ने लोअर टैक्सेस और फीस के लिए गवर्नमेंट के साथ काफी सारी शेडी प्राइवेट डील्स करी हॉन्डुरस में। बट आप बताइए कि आप क्या करेंगे जब आपका खरीदा हुआ पॉलिटिशियन आपकी बात मानना बंद कर दे। ऐसे ही सिचुएशन में सैम भी थे, जब ऐसे र्यूमर्स उड़ने लगे कि उनकी हुई डील्स पर शक किया जा रहा था। इसका रीजन था 1870 में हॉन्डुरस में शुरू होने वाले एक एम्बिशियस नेशनल रेल रोड प्रोजेक्ट, जिसके फंड्स के लिए उन्होंने ब्रिटिश बैंक से लोन लिया था। हाउएवर इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से पहले ही पैसे खत्म हो गए, जिससे उनके पास बहुत सारी लंबी ट्रैक्स बाकी रह गईं और लोन्स वापस करने के लिए कोई इनकम भी नहीं बचा। बाय 1900s इन लोन में कई सालों तक कंपाउंड इंटरेस्ट पाइल अप होता गया। टोटल $100 मिलियन का लोन था हॉन्डुरस पर, जिसे अफोर्ड करना उनके बस के बाहर था। उन बैंकर्स ने सेटलमेंट के लिए जोर डालना शुरू किया और ये कहा कि अगर आपने ये पे नहीं किया तो ब्रिटिश नेवी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। यूएस को इन सब बातों से चिंता होने लगी। यूरोपियन मिलिट्री का एक भी एक्शन मॉनरो डॉक्ट्रिन को वायलेट कर सकता था, जिसके नतीजन यूएस को इन्वॉल्व होना पड़ता। यूएस गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट आइडिया प्रपोज किया। उन्होंने अमेरिका के मोस्ट पावरफुल बैंकर JP मॉर्गन से हेल्प ली और उन्होंने हॉन्डुरन रेल रोड के सारे बॉन्ड्स खरीदने, डेट को रीफाइनेंस करने या न्यू लोन्स को इशू करने के लिए कहा। इन रिटर्न JP मॉर्गन ने हॉन्डुरन रेल रोड सिस्टम की ओनरशिप रख ली एंड हॉन्डुरस में होने वाले सारे इंपोर्ट के टैक्सेस को अपने बैंक में कलेक्ट करना शुरू किया। इस प्रपोजल ने हालत बेहतर बना दिए थे। ब्रिटिश बैंकर्स को उनका लोन मिल गया। इस प्रपोजल ने हॉन्डुरन एंड अमेरिकन गवर्नमेंट्स के बीच होने वाले मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को भी रोक लिया। JP मॉर्गन को भी फायदा हुआ क्योंकि वो इससे काफी पैसे कमा सकते थे। सिर्फ 2 ही ग्रुप्स ऐसे थे जिन्हें इस डील से बेनिफिट नहीं हुआ। नंबर 1 हॉन्डुरस के लोग, जिन्होंने इसे नेशनल सॉवरेनिटी के लॉस के तौर पर कंसिडर किया। दूसरा ग्रुप जिसे लॉस हुआ वो थे बिजनेस ओनर्स लाइक सैम सिमरे। सैम का एंटायर बिजनेस मॉडल हॉन्डुरन गवर्नमेंट के साथ हुए सारे कंसेशन एंड डील्स पर डिपेंडेंट था। सैम इंडस्ट्री लीडर यूनाइटेड फ्रूट के साथ इसलिए कम्पीट कर पाए थे क्योंकि उनकी कंपनी को इंपोर्ट ड्यूटीज जैसी चीजों को पे करने की जरूरत नहीं थी। हाउएवर JP मॉर्गन ने यह क्लियर कर दिया था कि अब इस तरह की डील्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। सैम को उन सारे एक्स्ट्रा टैक्सेस को पे करना पड़ता, जिसका मतलब था अब खर्च बढ़ेगा और उनके बनानास अब यूनाइटेड फ्रूट जितने सस्ते नहीं बिकते। उनका एंटायर बिजनेस अब कोलैप्स होने वाला था। उन्हें अब जल्द ही कुछ करने की जरूरत थी। सैम इस प्लान को रोकने के लिए कोशिश करने लगे। इसकी शुरुआत उन्होंने एक लॉबियस्ट को हायर करके की, जिससे वो व्हाइट हाउस में प्रेशर बिल्ड कर सके। वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को पब्लिश किए जिसमें कहा गया कि अमेरिका को फॉरेन अफेयर्स में इंटरफेयर करना बंद करना होगा। यूएस इससे मिलने वाली पब्लिसिटी और बैकलैश को देखकर काफी सरप्राइज था। उन्होंने जल्दी पता लगा लिया कि इन सारे मीडिया अटेंशन एंड लॉबिस्ट ग्रुप के पीछे सैम का हाथ है। जी हाँ, द बनाना मैन। 1910 सैम को वॉशिंगटन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलने के लिए समन किया गया। इस मीटिंग में उनसे ब्लंटली कहा गया, तुम इन सब में मत पड़ो, ये तुम्हारे बनाना बिजनेस से बहुत बड़ी बात है, इन सब से दूर ही रहो। सैम ने एग्री करने का दिखावा किया, बट इन रियलिटी उनका इस प्लान को आगे बढ़ने देने का कोई इरादा नहीं था। भले ही यूएस की हॉन्डुरस के प्रेसिडेंट के साथ डील हुई हो, बट क्या हो अगर प्रेसिडेंट ही ना रहे। एज क्रेजी एज दिस साउंड, सैम का प्लान था कि वो हॉन्डुरन गवर्नमेंट को हटा देंगे, उसकी जगह न्यू प्रेसिडेंट को अलॉट करेंगे जो उनके टैक्स ब्रेक्स और कंसेशन को कंटिन्यू करे। ऑफ कोर्स ऐसा करने से सैम JP मॉर्गन और यूएस के अगेंस्ट जा रहे थे, पर उनका पूरा बिजनेस भी दांव पर लगा था। एंड सो सैम ने पहला स्टेप लिया और हॉन्डुरन लोगों को भड़काना शुरू किया, ये कहकर कि अमेरिकन कैसे उनके सारे पैसे ले रहे हैं और रेल रोड पर ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं। सैम ने इस डील को लेकर हॉन्डुरन सिटीजन्स के मन में डर पैदा करने के लिए न्यूज़पेपर राइटर्स को हायर किया, जिन्होंने एंडलेस स्टोरीज लिखी कि हॉन्डुरन लीडरशिप इनकॉम्पिटेंट है। ये सब का इंटेंशन ये था कि लोगों को इस लीडरशिप को चेंज करने के लिए सपोर्ट में लाया जाए।
नेक्स्ट, सैम ने इस पोजीशन के लिए एक ऐसे आदमी को ढूंढा जो कंट्री को रन करने के लिए बेटर ऑल्टरनेटिव था। वो आदमी था मैनुअल बोनिला, जो एक बार पहले भी हॉन्डुरस के प्रेसिडेंट रह चुके थे, जिससे उन्हें पहले से ही कंट्री में सपोर्ट मिला। सैम सीक्रेटली बोनिला से मिले और उन्हें बताया कि उन्हें री इलेक्ट होने में हेल्प करेंगे, जिसके रिजल्ट में उन्हें सैम के कंसेशंस एंड टैक्स ब्रेक्स को कंटिन्यू करना होगा। दोनों के बीच डील हो गई। सैम ने मर्सनरीज की एक टीम बिल्ड की जिसे बोनिला का राइट हैंड लीड कर रहा था। उसका नाम था ली क्रिसमस। सैम ने उन सारे रिसोर्सेज पर हेवीली इन्वेस्ट किया जिससे उस गवर्नमेंट को हटाया जा सके। इसमें 160 फुट एक्स नेवी वॉरशिप एंड वास्ट क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव एंड वेपन्स शामिल थे। ली क्रिसमस ने बोनिला के आर्मी ऑफ लिबरेशन में ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट करना शुरू किया, और जब उनके पास इनफ लोग हो गए, ये मर्सनरी आर्मी सितंबर 1910 में हॉन्डुरस पहुंची। दे टुक सिटी आफ्टर सिटी एंड टुक मोर रिवोल्यूशनरीज ऑन द वे। क्योंकि सैम ने ऑलरेडी करंट हॉन्डुरन प्रेसिडेंट के खिलाफ लोगों को भड़का दिया था, उनका रेबल फोर्स बढ़ता ही जा रहा था और उन्होंने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट दबाव बढ़ाना शुरू किया। सैम ने यहाँ एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने करंट प्रेसिडेंट को बताया कि अगर वो पीछे नहीं हटते तो सैम रीइंफोर्समेंट्स भी लाएंगे, बट इन ट्रूथ उनके पास रीइंफोर्समेंट्स नहीं थे, वो सिर्फ धमका रहे थे। बट प्रेसिडेंट डर गए और पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिया। जल्द ही बोनिला को न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस बनाया गया। उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहला काम किया सैम को सारे कंसेशंस देना अगले 25 साल के लिए। इसमें उनकी जरूरत के हिसाब से लगने वाले इक्विपमेंट को ड्यूटी फ्री के बिना इंपोर्ट करने का परमिशन, साथ ही उन सारे रेलरोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की परमिशन जिन्हें उनकी जरूरत थी, और तो और 25,000 एकड़ की जमीन भी जिसे वो जरूरत पर क्लेम कर सकते थे, ये सब मिला। और $5 लाख का लोन भी दिया जिससे वो रिवॉल्यूशन में हुए खर्च को रीपे कर सके। इन अदर वर्ड्स, सैम को वो सब मिल चुका था जो वो चाहते थे। नो ड्यूटीज, नो टैक्सेस एंड इवन फ्री लैंड। इन एडिशन रीपेमेंट के लिए पैसे भी। प्लस हॉन्डुरस का प्रेसिडेंट अब सैम के हाथों में था। ऐसा कहा जाने लगा कि किसी भी अमेरिकन बिजनेसमैन ने इससे पहले इस तरह का नेशन डेस्टिनी कंप्लीटली अपने हाथों में नहीं लिया है। सैम ने हॉन्डुरस में सिंगल हैंडेडली एक कोप को फंड करके लीड किया, और साथ ही सैम अब न्यू प्रेसिडेंट को अपॉइंट किए और टैक्सेस भी खत्म किए। और इन सब का मतलब था कि सैम के पास अब सब कुछ था जिससे वो यूनाइटेड फ्रूट को नीचे ले जा सके। फॉर मेनी इयर्स यूनाइटेड फ्रूट ने बनाना बिजनेस पर डोमिनेट किया था। उनके पास ह्यूज फ्लीट ऑफ शिप्स थे जो केलों को सेंट्रल अमेरिका से पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट करते थे। ओवर टाइम इनमें से कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज यूनाइटेड फ्रूट पर और भी चीजों के लिए डिपेंडेंट हो गई थी, जैसे कि डिलीवरिंग देयर मेल एंड कार्गो। इससे यूनाइटेड फ्रूट को वास्ट अमाउंट ऑफ पावर मिल गई थी। फॉर एग्जांपल, अगर कंट्रीज कुछ ऐसा करती जो यूएफ को पसंद नहीं था, या ब्रूटल वर्किंग कंडीशन की वजह से वर्कर स्ट्राइक्स, तो यूएफ उनकी डिलीवरीज बंद कर देगी और उनकी इकोनॉमी को कंप्लीटली बर्बाद कर देगी। प्लस केलों के सप्लाई चेन को कंप्लीटली ओन करते हुए यूएफ के पास सारे वर्कर्स का टोटल कंट्रोल था। वो उनके घर, शॉप्स और ट्रांसपोर्टेशन पर भी कंट्रोल करते थे। इनफैक्ट यूएफ कई बार अपने वर्कर्स को सैलरी के तौर पर कैश के बजाय वाउचर्स देते थे जिससे वो यूएफ के ही स्टोर से सामान ले सके। वो एक्सट्रीमली लो अमाउंट्स पे करते थे, बट अपने वर्कर्स को जो पैसे देते थे वो सिर्फ यूनाइटेड फ्रूट ओन स्टोर्स में ही खर्च किए जा सकते थे। उनके पैसे उन्हीं को वापस। इन प्लेसेस लाइक ग्वाटेमाला यूएफ कंट्री की लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी थी। कई बार वो बिजनेस ना होकर गवर्नमेंट की तरह बिहेव करती थी। उनके पास मेजॉरिटी ऑफ एरेबल लैंड थी। पॉलिटिशियंस सामने सर झुकाते और उन्हें एक निकनेम भी मिला था, द ऑक्टोपस, क्योंकि उन्होंने सेंट्रल अमेरिका में लोगों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर तरफ टेंटिकल्स फैला रखे थे। Nowadays, बनाना रिपब्लिक फ्रेज का यूज यूजुअली एक अनस्टेबल कंट्री के लिए किया जाता है जो अपने सिंगल एक्सपोर्ट पर हेवीली डिपेंडेंट है। However, बनाना रिपब्लिक टर्म को इनिशियली उन कंट्रीज के लिए यूज किया जाता था जो यूएस कॉर्पोरेशंस की वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के कगार पर थी, सच एज यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। What's interesting though is जब यूनाइटेड फ्रूट कंपनी किसी कंट्री में जाती थी तो वहां केलों की डिमांड बढ़ाने लगती थी। उन्हें कंज्यूमर्स चाहिए थे इन प्लेसेस लाइक यूएस एंड यूके, जहां कंज्यूमर्स वास्ट क्वांटिटीज में केले खरीदे, बिकॉज ओरिजिनली केले आज के कंपैरिजन में इतने पॉपुलर नहीं थे। So UF came up with several genius marketing strategies. Firstly, UF ने एजेंट्स हायर किए जो यूएस में फेरी टर्मिनल्स पर खड़े रहते और कंट्री में आने वाले लोगों को वेलकम टू अमेरिका कहकर ग्रीट करते हुए केले देते थे। आइडिया वाज यूएस को केलों के साथ एसोसिएट करना, इवन दो यूएस में कहीं भी केले उगाए नहीं जाते थे। सेकेंडली, यूएफ ने बनाना थीम प्रोडक्ट को मार्केट करना शुरू किया। उन्होंने बनाना फ्लो एंड बनाना ब्रेड बनाए और बनाना से बेबी फूड बनाया, जिससे वो काफी अर्ली एज से ही कंज्यूमर्स को अपने साथ जोड़ सके। यूएफ ने डॉक्टर्स को भी केलों के ब्रिलियंट और न्यूट्रिशियस होने के बारे में एकेडमिक रिपोर्ट्स लिखने के लिए पैसे दिए। यूएफ ने अपनी रेसिपी बुक्स लॉन्च की जिसमें सिर्फ केलों का यूज था।
जिससे केलों की डिमांड बढ़ सके। उन्होंने मैसिव एड कैंपेन चलाया जिसमें लोगों को उनके सीरियल्स में केलों को ऐड करने के लिए एनकरेज किया गया। अगर आप किसी को जानते हैं जो ऐसा करता हो तो ये यूनाइटेड फ्रूट के मार्केटिंग टीम की देन है। However, one of the most successful marketing efforts was introducing the Miss Chiquita character, जो फेस ऑफ बनानास बन गई। लोग इसे पसंद करने लगे थे एंड श्योर इनफ एक वक्त तक जिसे एक्सोटिक फ्रूट के तौर पर देखा जा रहा था वो वेस्टर्न डाइट का स्टेपल बन चुका था। यूएफ अपनी ऐसी आइडेंटिटी बनाया था जिससे लगता था कि केले एक ट्रॉपिकल पैराडाइज से आ रहे हैं जहां वर्कर्स को अपने काम में बहुत मजा आता है। लोगों को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि कितने ब्रूटल कंडीशंस में केले उगते हैं, वर्कर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है और कंपनी का वो डार्क पास्ट जहां उनकी शुरुआत हुई। बट स्टिल थैंक्स टू यूएफ्स ह्यूज मार्केटिंग एफर्ट्स बनाना बिजनेस वाज थ्राइविंग। कई सालों तक यूएफ ने इंडस्ट्री में डोमिनेट किया एंड पूरी तरह अनचैलेंज्ड रही। उनके कॉम्पिटिटर्स में सिर्फ छोटे बिजनेस थे जिनके बिजनेस का कुछ हिस्सा खुद यूनाइटेड फ्रूट के पास ही था। बट बाय 1910 फॉर द फर्स्ट टाइम मैदान में एक रियल पोटेंशियल कॉम्पिटिटर ने कदम रखा, काइमल फ्रूट। वो बनाना बिजनेस जिसे सैम चलाते थे। जब सैम ने पके हुए केले बेचने शुरू किए उस वक्त किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। ओवर द इयर्स सैम अपना बिजनेस बढ़ाते ही जा रहे थे और वो तेजी से पैसे कमा रहे थे। प्लस उन्होंने हॉन्डुरस में गवर्नमेंट को हटा दिया ताकि बेटर टैक्स ब्रेक्स मिल सके। सो क्लियरली अब यूएफ का वो वक्त आ चुका था जब वो सैम को थोड़ा सीरियसली देखने लगे और फिर शुरू हुआ बनाना वॉर। सैम के पास हॉन्डुरस में एक न्यू लीडर आ चुका था। उन्हें उन सारे टैक्स ब्रेक्स की जरूरत थी जिससे वो अपने बिजनेस काइमल फ्रूट को एक्सपैंड कर सके। हाउएवर यूएफ के पास भी उनकी कंपनी का 10% हिस्सा था एंड सैम इसे बदलकर फुली इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। सैम को लगने लगा कि यूएफ के साथ एसोसिएशन ब्रांड रेपुटेशन को खराब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ साल पहले निकारागुअन बनाना ग्रोअर्स ने यूएफ को बॉयकॉट किया और उनके शिप्स को रिवर्स में आने के लिए रोक दिया था। बट यूएफ ने सिंपली उस ब्लॉकेड को अपनी ताकत से तोड़ दिया। इट वॉज ब्रूटल। बट सिंस यूएफ सैम की कंपनी का 10% ओन करती थी, इससे उनके बिजनेस पर भी काफी असर पड़ा। सो सैम उनसे कंप्लीटली अलग होने का मौका देख रहे थे। ऑब्वियसली यूएफ अपने शेयर्स बेचना नहीं चाहती थी, वो हमेशा ही अपने कॉम्पिटिटर्स पर कंट्रोल रखना चाहती थी। बट इन 1913 उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। इन सब की शुरुआत हुई जब कांग्रेस ने बनाना टैक्स प्रपोज किया। यूएफ ने इसे रोकने के लिए इमीडिएटली एंडलेस नंबर ऑफ लॉबिस्ट को हायर किया, बट इसने यूएफ पर ही बैकफायर कर दिया। जस्टिस डिपार्टमेंट ने उनके बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और पाया कि जिस तरह यूएफ अपने प्राइसेस को फिक्स करने के लिए कॉल्यूट करता था एंड द वे उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को रिपीटेडली क्रश या खरीदा था, वो प्रूफ था कि बनाना बिजनेस पर उन्हीं का हक है एंड दस वो शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट को वायलेट कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन वाज ऑनगोइंग। यूएफ ने रियलाइज किया कि उन्हें प्रूफ करने की जरूरत है कि बनाना इंडस्ट्री में फेयर कॉम्पिटिशन था, नहीं तो यूएफ बर्बाद हो जाती और साथ ही उनका डोमिनेंस भी खत्म हो जाता। बचने का एक तरीका था काइमल फ्रूट का 10% हिस्सा सैम को वापस देना। इस तरह यूएफ यूएस गवर्नमेंट से कह सकती थी कि लुक, हमारे बिजनेस का एक जेन्युइन कॉम्पिटिटर है ना, हमारे पास उस कंपनी का कोई हिस्सा नहीं है। सो क्लियरली बनाना इंडस्ट्री में हमारी कोई भी मोनोपोली नहीं है। एंड दिस वर्कड। यूएफ ने उनका 10% सैम को वापस दे दिया, जिससे जस्टिस डिपार्टमेंट ने कभी भी उनके अगेंस्ट कोई चार्जेस नहीं लगाए। हाउएवर आने वाले कुछ सालों में जब सैम और पावरफुल बन गए, एनालिस्ट इस मूवमेंट को देखकर ये कहने लगे कि सैम को इस तरह इंडिपेंडेंट बनने देना यूनाइटेड फ्रूट की सबसे बड़ी गलती थी। और सैम के लिए ये अमेजिंग न्यूज थी। उनके पास उनके बिजनेस काइमल फ्रूट का 100% था। ऑल्दो इसका मतलब ये भी था कि सैम और यूएफ डायरेक्ट कंपटीशन में थे। थस एक जंग की तैयारी हो चुकी थी बिटवीन यूएफ एंड काइमल फ्रूट, द ऑक्टोपस वर्सेस सैम द बनाना मैन। इस पॉइंट पर सैम अभी काफी छोटे बिजनेसमैन थे जिन्हें और ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है, बट उनकी कंपनी अभी काफी छोटी थी। यूएफ साल में 40 मिलियन के लिए हार्वेस्ट करती थी, वहीं काइमल फ्रूट सिर्फ 8 मिलियन। यूएफ के पास 150,000 वर्कर्स थे, वहीं काइमल के पास 10,000। यूएफ का वर्किंग कैपिटल $27 मिलियन था, काइमल का 3 मिलियन। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन एंड एफिशिएंसी सैम का बिजनेस अनडिनाइबली बेटर था। उनका बिजनेस लीनर, स्ट्रीमलाइंड एंड काफी तेजी से ग्रो हो रहा था। वेयर इज यूएफ क्वाइट ब्लोटेड, ब्यूरोक्रेटिक एंड स्लो था। सैम कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहे थे। सैम के पास बेटर ड्रेनेज था, स्प्रिंकलर्स का यूज करके ओवरहेड इरिगेशन सिस्टम यूज कर रहे थे, बेटर स्टेम प्रोटेक्शन और पौधों को सीधे रखने का तरीका। सैम के पास वर्कर्स थे जो फील्ड में चलते और छोटे पौधे को उखाड़ फेंकते। सैम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे एंड रिजल्ट उन्हें पॉजिटिव मिल रहे थे। उन्होंने यूनिक स्ट्रेटजीज बना ली जिससे और ज्यादा केले के पौधे उगाए जा सके। उनके पास खराब आउटपुट कम और पर एकड़ आउटपुट ज्यादा था। उन्होंने केले को उगाने के तरीके में महारत हासिल कर ली। वो हर स्टेज में काम कर चुके थे, खुद केले उगाकर उन्हें कलेक्ट करने से लेकर पॉलिटिशियंस के साथ बेटर डील्स नेगोशिएट करना और फिर उन केलों की शिपिंग से लेकर उन्हें बेचने तक उनको सब कुछ आता था। क्योंकि वो खुद जंगल में भी काम करते थे, इसलिए वो अपने वर्कर्स को अच्छे से जानते थे। सैम की बहुत रिस्पेक्ट थी, अनलाइक यूएफ जो एक हद तक फेसलेस कॉन्ग्लोमेरेट था।
सैम ने भी अपने बिजनेस में हेविली री इन्वेस्ट किया। इन ट्रूथ वो एक गैम्बलर की तरह था, क्योंकि जहां कई लोग कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते थे, वहीं सैम सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागते थे। हॉन्डुरस में बिजनेस फैलाने के बाद वो दूसरे कंट्रीज की ओर भागना शुरू किए। वो मेक्सिको और निकरेगुआ में बनाना प्लांटेशन सेटअप किए। फॉर द फर्स्ट टाइम यूएफ के सामने एक जेन्युइन कॉम्पिटिटर था। सैम को इस कॉम्पिटिशन में मजा आ रहा था। वो यूएफ के एम्प्लॉइज को एक्टिवली अपनी कंपनी में ला रहे थे, और जब एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, ही सेड कॉम्पिटिटर्स के रास्ते में मॉन्स्टर बनने में मजा आता है। हाउएवर इन 1915 इन दोनों कंपनीज के बीच हालात बिगड़ गए। यूटिला रिवर फ्लो होती है हॉन्डुरस और ग्वाटेमाला के बॉर्डर में, और ये एरिया एक बफर की तरह काम करता है, क्योंकि यूएफ के इस रिवर के नॉर्थ पर फार्म लैंड थे और सैम का साउथ पर। तो ये एक डिवाइडिंग लाइन की तरह था फॉर पीस। बट रिमेंबर, जब सैम ने प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस को हटाने के लिए कूप को लीड किया था और मैनुअल बोनीला को नया प्रेसिडेंट बनाया, सो इस कर्ज को चुकाने के लिए बोनीला ने सैम को आने वाले फ्यूचर में 24,700 एकर्स ऑफ लैंड दिया 1915 में, और फिर यूटिला के नॉर्थ के साइड जंगल के लैंड को खरीदा। ये वो जमीन थी जो दोनों कंपनीज के बीच में न्यूट्रल जोन के तौर पर रखी गई थी। जैसे ही सैम ने इस जमीन पर अपना हक जताया, यूनाइटेड फ्रूट तुरंत इसके अगेंस्ट आ गई। उनके बीच एक तरह की वॉर हो गई थी। दोनों ही कंपनीज इस एरिया की पूरी जमीन को एक्वायर करने के लिए खड़ी हो गई थी। दोनों कंपनीज एक दूसरे को टॉन्ट भी करने लगी। फॉर एग्जाम्पल, यूएफ ने एक रात एजेंट्स को रिवर की दूसरी ओर भेजकर कैमल फ्रूट के रेलवे ट्रैक्स को काटने की कोशिश की। सैम ने भी इसी तरह रिटेलिएट करने के लिए अपने एजेंट्स को दूसरी साइड भेज दिया था। यूएफ और सीएफ के बीच के टेंशंस हॉन्डुरस एंड ग्वाटेमाला के बीच प्रॉक्सी की तरह एक्ट किया, क्योंकि अब उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। सो बेसिकली पॉलिटिकल एंड बिजनेस दोनों ही तरफ टेंशंस हाई हो चुके थे। बाय 1917 बनाना वॉर अब बचे हुए 5,000 एकड़ पीस ऑफ लैंड पर आ चुकी थी, जो नॉर्थ में रिवर के किनारे पर था। बोथ बनाना कंपनीज वांटेड दिस लैंड, बट करंटली ये टेरिटरी दो सेपरेट लीगल ओनर्स की थी, और ये कहना मुश्किल था कि आखिर इस जगह का रियल ओनर कौन था। यूएफ एक बड़ी कंपनी थी जिसके पास लॉयर्स की आर्मी थी, सो उन्होंने फिगर आउट करना शुरू किया कि इस जमीन का असली ओनर कौन है, जिससे यूएफ इस जमीन को खरीद सके। सैम के पास एक सिंपलर आइडिया था। उन्होंने उन दोनों लोगों से यह जमीन खरीद ली जो इसके ओनर होने का क्लेम कर रहे थे। श्योर, उन्होंने इसके लिए डबल पे किया था, बट इसका मतलब यह भी था कि यूएफ जब अपने लॉयर्स पर टाइम और पैसे वेस्ट कर रही थी, वही सैम ने जमीन खरीद ली। यूएफ के लिए यह एक ह्यूमिलेशन था, और सैम के पास रिवर के नॉर्थ साइड में ज्यादा जमीन थी, विच वाज सपोज्ड टू बी यूनाइटेड फ्रूट्स टेरिटरी। अब सैम रिवर के दोनों साइड को कंट्रोल कर रहे थे और उन्हें एक ब्रिज की जरूरत थी। हाउएवर इस पॉइंट तक गवर्नमेंट फिर से चेंज हो गई एंड यूनाइटेड फ्रूट इस न्यू गवर्नमेंट को सैम से ज्यादा ब्राइब कर रही थी। सो सैम के रिवर के अक्रॉस ब्रिज बनाने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। सो हर बार की तरह इस बार सैम ने एक नया तरीका ढूंढ लिया। रिवर के नॉर्थ एंड साउथ दोनों शोर्स पर एक्स्ट्रा लॉन्ग डॉक्स बिल्ड करवाए, और फिर उनके इंजीनियर्स में से एक ने फ्लोटिंग बार्ज बिल्ड किया, जो बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता। ये एक लूप होल था, क्योंकि टेक्निकली ये ब्रिज नहीं था बट ब्रिज जैसा था। इससे एक बार फिर यूएफ काफी चिढ़ गई। बदले की आग में यूएफ ने हॉन्डुरन हाईलैंड्स के थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लैंड को खरीद लिया। एट फर्स्ट ये मूव काफी स्ट्रेंज लगा, क्योंकि ये जमीन केले उगाने के लिए सुटेबल नहीं थे। बट देन सैम को रियलाइज हुआ कि इस जमीन से ही रिवर में पानी आता था, जो सैम को ज्यादा क्रॉप्स के लिए पानी की जरूरत को पूरा करता। और अगर यूएफ ने इसे ब्लॉक कर दिया तो सैम के बनाना प्लांटेशंस पर काफी डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। सो आप देख ही सकते हैं कि इन दोनों कंपनीज में सालों से ही टेंशंस चल रहे थे, बट ये एक ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां लग रहा था मानो अब लिटरल वॉर के वर्ष पर आ गए हैं। एट वन पॉइंट सैम ने अपने शिप्स में गन्स एंड बुलेट्स लोड करना शुरू कर दिया था। बैक इन यूएस, स्टेट डिपार्टमेंट इस सिचुएशन को लेकर कंसर्न हो चुकी थी। यूएस के दो फ्रूट कंपनीज इस पूरे रीजन को एक वॉर जोन में बदलने के लिए तैयार थे। यूएस को चिंता थी कि इस बनाना वॉर से यूएस के लिए सेंट्रल अमेरिका में हेट्रेड को बढ़ावा मिल रहा हो, जिससे अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए खतरा हो सकता था। रोकने के लिए यूएस डिप्लोमैट्स ने इंटरवीन किया और दोनों कंपनीज के लीडर्स के बीच एक पीस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया। एक बार फिर सैम को समन कर वॉशिंगटन लाया गया। कई सारी मीटिंग्स के बाद यह कॉन्क्लूड किया गया कि कैमल फ्रूट और यूनाइटेड फ्रूट के बीच इस तकरार को खत्म करने के लिए किसी तरह के मर्जर या बाय आउट की जरूरत है। अगर ये दोनों एनिमीज न रहकर एक टीम बन जाए तो पीस को रिस्टोर किया जा सकता है। ऐसे नेगोशिएशंस शुरू हुए। यूएस गवर्नमेंट के सजेशन के पीछे एक बिजार आयरनी थी। यूनाइटेड फ्रूट और कैमल फ्रूट के एनिमीज होने का सबसे बड़ा रीजन था यूएस गवर्नमेंट का यूनाइटेड फ्रूट पर मोनोपोली बनाने को लेकर इन्वेस्टिगेट करना। बट अब यही यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट चाहती थी कि यूनाइटेड फ्रूट एंड कैमल फ्रूट पीस बनाने के लिए एक साथ मर्ज हो जाए। इस तरह मर्ज होने से यूएस गवर्नमेंट बनाना मार्केट का 68% कंट्रोल कर लेता। इस वक्त यूएफ के पास 54% और सीएफ के पास 14% बनाना शेयर्स थे। बट यूएस ने ऑब्वियसली फिगर कर लिया था कि दो सेपरेट कंपनीज का आपस में वॉर करने से अच्छा एक एक्सट्रीमली डोमिनेंट कंपनी था। हाउएवर यूएस गवर्नमेंट और यूनाइटेड फ्रूट दोनों मर्ज होना चाहते थे, बट सैम डाउट में थे। उनके लिए कैमल फ्रूट उनके बच्चे की तरह था जिसे बिल्ड करने में उन्हें सालों लग गए थे, और जब उन्होंने पहले भी यूएस गवर्नमेंट को इग्नोर किया था तो दोबारा ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट हालात डिफरेंट थे।
सैम अब बूढ़े हो चुके थे और उनके पास खोने के लिए काफी कुछ था। प्लस इन सब का इकोनॉमिक क्रैश के साथ कोइंसाइड करना, जहां कई कंपनीज के स्टॉक प्राइस काफी तेजी से गिर रहे थे। तो ऐसे में यूनाइटेड फ्रूट के साथ जुड़ना ही उनके लिए एक वाइज चॉइस होता, क्योंकि उनकी कंपनी की वैल्यू पीक पर थी और वो कैश आउट कर सकते थे। 1929 डील फाइनल की गई। कायमल फ्रूट यूनाइटेड फ्रूट के साथ मर्ज होती, जिससे बनाना इंडस्ट्री में एक अल्ट्रा डोमिनेंट फोर्स क्रिएट हो जाता। यूनाइटेड फ्रूट कायमल के साथ सारे जमीन पर हक जमा लेती और सैम के बिजनेस को अपने एम्पायर में निकल लेती। ये डील एक स्टॉक स्वैप की तरह था, जिसमें सैम के कायमल शेयर्स के बदले उन्हें यूनाइटेड फ्रूट के 300,000 शेयर्स दिए गए। उस समय उसकी वैल्यू $30 मिलियन थी, पर आज के टाइम पर ओवर $500 बिलियन। सैम खाली हाथ अमेरिका आए थे और अब वो इस कंट्री के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन थे। इस डील ने सैम को यूनाइटेड फ्रूट का लार्जेस्ट शेयर होल्डर बना दिया था। इन रिटर्न सैम ने बनाना ट्रेड से कंप्लीटली रिटायर होने का डिसाइड किया। उन्होंने एक नॉन कंपीटिंग क्लॉज साइन किया और यूएफ ने क्लियर कर दिया कि सैम का उस कंपनी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, सैम लकी थे कि उस कंपनी में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। – 1928 कोलंबिया में यूनाइटेड फ्रूट के वर्कर्स अब उस ब्रूटल कंडीशन में काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी सहने की ताकत खत्म हो चुकी थी। उन सभी ने स्ट्राइक कर दी। हजारों वर्कर्स स्ट्रीट में प्रोटेस्ट करने लगे। उनकी डिमांड्स काफी रीजनेबल लग रही थी। वर्किंग कंडीशन में इंप्रूवमेंट, 7 डेज ना होकर 6 डेज वर्किंग, एंड इंस्टेड ऑफ फूड कूपन्स वो एक्चुअल पैसे चाहते थे। बट अनसरप्राइजिंगली यूनाइटेड फ्रूट को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और वर्कर्स की डिमांड को पूरा करने का उनका कोई भी इरादा नहीं था। इंस्टेड कंपनी ने यूएस गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, ये कहते हुए कि कोलंबिया में सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर गई है और इस स्ट्राइक से कम्युनिस्ट अपराइजिंग की शुरुआत हो सकती है, जो बिल्कुल सच नहीं था। वर्कर्स सिर्फ अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहते थे, बट यूएस गवर्नमेंट ने कोलंबियन गवर्नमेंट से कहा कि या तो तुम खुद इसे कंट्रोल करो या फिर हम इसमें दखल देने आने वाले हैं। यूएस ने कोलंबिया पर काफी प्रेशर डाला इसे ठीक करने को। कोलंबिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो यूएस के खिलाफ खड़ा हो या यूएस वहां ट्रूप्स भेजे। सो कोलंबियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया बहुत ही ड्रास्टिक एक्शंस लेने का। वर्कर्स को मीटिंग के लिए बुलाया गया। एट दिस पॉइंट वर्कर्स को लग रहा था कि उनके डिमांड्स फाइनली पूरे होने वाले थे, बट ये एक जाल था। जब सारे वर्कर्स इकट्ठा हो गए तब उन सभी को कोलंबियन सोल्जर्स ने घेर लिया, क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स मिले थे कि इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करो। उन्हें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि अगर कोई इसके अगेंस्ट जाए तो गोलियां चला सकते हो। एंड श्योर इनफ, कोलंबियन आर्मी ने स्ट्राइकिंग वर्कर्स पर ओपन फायर कर दिया। इट वॉज अ ब्लड बाथ, एक मैसेकर जिसमें करीब 2000 लोगों की मौत हो गई। हमारे पास मरने वालों के एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉडीज को सुबह तक दफना दिया गया था। All we do have is the record of dispatch from the US Embassy in Colombia, जिसे जनवरी 16, 1929 में US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजा गया था। इसमें लिखा था, मुझे ये रिपोर्ट देने का ऑनर मिला है कि यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने बताया कोलंबियन मिलिट्री के हाथों मरने वाले स्ट्राइकर्स की संख्या 1000 से ज्यादा है। आप देख ही सकते हैं कि इस मसाकर को एक ट्रेजेडी की तरह रिपोर्ट ना करते हुए एक सक्सेस बताया गया। इसे कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को रोकने के तौर पर जस्टिफाई किया गया। लेकिन कुछ सालों बाद यह दर्दनाक सच्चाई सबके सामने आई। सच्चाई ये थी कि मेन, वुमेन और बच्चे सभी को कोलंबियन मिलिट्री ने बेहिसाब गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अमेरिकन बनाना कंपनी वर्कर्स के पे को इंप्रूव नहीं करना चाहती थी। एक कांग्रेसमैन ने कुछ वक्त बाद ये एडमिट किया कि कोलंबियन आर्मी ने यह सब यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के इशारों पर चलकर किया है। उस रीजन में उनकी पावर अनइमेजिनेबल थी और ये बनाना मैसेकर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम नहीं था जिसमें कंपनी के हाथों पर खून का इल्जाम लगा था। सैम रिटायरमेंट एंजॉय करने की कोशिश में थे। ये उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। सालों तक मेहनत करने के बाद सडनली उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, जिससे उन्होंने थोड़ी तकलीफ झेली। हाउएवर कई सालों तक सैम बिजनेस वर्ल्ड से बाहर रह चुके थे, बट वो नोटिस नहीं कर पा रहे थे कि यूनाइटेड फ्रूट से मिलने वाले डिविडेंड चेक्स कम होते जा रहे थे। इन 1928 यूनाइटेड फ्रूट ने $45 मिलियन का प्रॉफिट बनाया, जो 1932 तक 85% डिक्रीज होते हुए $6 मिलियन हो गया था। This was largely because of the economic depression that had followed the Wall Street crash of 1929, but also because of falling demand and growing labor unrest. Of course, less profits का मतलब था बनाना उगाने के लिए कम बजट होना, जिससे आगे जाकर और कम प्रॉफिट होते। जल्द ही यूनाइटेड फ्रूट एक डाउनवर्ड डेथ स्पाइरल में फंस गया, जहां उसके पास प्रॉफिट्स हर साल कम होते जा रहे थे। ये सैम के लिए काफी डिजास्टरस न्यूज थी, क्योंकि उनकी वेल्थ यूनाइटेड फ्रूट के स्टॉक पर ही डिपेंड करती थी। यूनाइटेड फ्रूट के साथ मर्ज होने के बाद उनकी वर्थ $100 पर शेयर से ज्यादा थी, बट अब कुछ ही सालों बाद वो गिरकर $10 पर शेयर हो चुकी थी। इन अदर वर्ड्स, उनकी 30 मिलियन की फॉर्च्यून अब 3 मिलियन से भी कम हो चुकी थी। इस तरह फॉर्च्यून को ड्रास्टिकली कम होता देख रिटायरमेंट एंजॉय करना मुश्किल हो रहा था। सो
सैम ने वही किया जो हमेशा करते थे, गेट बैक टू वर्क। वो बनाना बिजनेस के लिए लोगों से मिलना शुरू किए, शिप कैप्टन से लेकर फ्रूट पेडलर्स तक, ये जानने के लिए कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। जल्दी ये क्लियर हो गया कि यूनाइटेड फ्रूट काउंटलेस मिस्टेक कर रही है। वन ऑफ द एग्जाम्पल वॉज जो कैप्टन इन शिप को लेकर सेंट्रल अमेरिका से केले ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जितना हो सके उतनी कम स्पीड में ट्रैवल करें जिससे फ्यूल बचाया जा सके। बट सैम को जल्द ही रियलाइज हुआ कि जो पैसा वो फ्यूल सेव कर बचा रहे थे वो असल में उन शिप्स को लेट पहुंचने से खर्च हो जाते थे, और क्योंकि केले जरूरत से ज्यादा पक चुके होते थे वो खराब हो जाते थे और बिकते नहीं थे, हेंस मोर लॉस। वो जितने पैसे सेव कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा लूज कर रहे थे। सैम ने यूनाइटेड फ्रूट के हेडक्वार्टर्स को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को बताया, साथ ही वो उनके सॉल्यूशंस और आइडियाज भी लिखे। बट यूनाइटेड फ्रूट ने उनके लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। एज फार एज दे वर कंसर्न्ड, उन्होंने सैम से पीछा छुड़वाने के लिए कायमल फ्रूट को खरीद लिया और सैम के पास उसमें इन्वॉल्व होने का कोई रीजन नहीं बचा था। बट सैम ऐसे थोड़ी छोड़ने वाले थे। जून 1932 में उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड की जिसमें उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात की, ये कहते हुए कि वो बस हेल्प करना चाहते थे। बट अगेन यूनाइटेड फ्रूट के मैनेजमेंट ने सैम को मना कर दिया। वो हमेशा से सैम को थोड़ा सनकी समझते थे और बस सैम को इस सबसे दूर रखना चाहते थे। सैम को गुस्सा आ गया, उन्हें लग रहा था कि उन्हें थोड़े हल्के में लिया गया। सो सैम ने डिसाइड किया कि वो यूनाइटेड फ्रूट के दूसरे लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स के साथ इस सिचुएशन पर डिस्कस करेंगे। सैम ने उन्हें डेटा शो किया और उन्हें करंट यूनाइटेड फ्रूट मैनेजमेंट टीम की गलती के बारे में बताया। सैम ने इन सारे शेयर होल्डर्स को बताया कि अगर बोर्ड ने अभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो कंपनी बंद हो सकती है। कई शेयर होल्डर्स ने सैम के साथ अग्री किया। फिर सैम ने यूनाइटेड फ्रूट के एग्जीक्यूटिव टीम के साथ डायरेक्ट मीटिंग अरेंज की 1933 में। इस बार वो प्रिपेयर होकर और प्रेजेंटेशन लेकर आए थे यूनाइटेड फ्रूट के लीडर्स के लिए, एक्सप्लेनिंग द चेंजेस जो नीडेड थे कंपनी बचाने के लिए। सैम का थिक रशियन एक्सेंट था और इस तरह का प्रेजेंटेशन उनके लिए नया था, बट वो अपने आइडियाज को लेकर काफी पैशनेट थे। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही एक एग्जीक्यूटिव ने उनसे कहा, अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ज़ैमरी, मैं आपकी कही हुई एक भी बात समझ नहीं पाया। दूसरे एग्जीक्यूटिव इस बात पर हंसने लगे। सैम एक झटके में उस रूम से निकल गए। बोर्ड मेंबर्स को लगा कि सैम ने गिव अप कर दिया और चले गए, बट इंस्टेड सैम बाकी शेयर होल्डर से मिले हुए प्रॉक्सी वोट्स की बैग लेकर वापस आए और उसे मीटिंग रूम टेबल पर उड़ेल दिया और कहा, यू आर फायर्ड। आपको समझ आया मिस्टर चेयरमैन? यू सी, जब सैम यूनाइटेड फ्रूट के शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे तब वो सिर्फ अपने आइडियाज ही नहीं दे रहे थे बल्कि उनसे सपोर्ट भी ले रहे थे। कई शेयर होल्डर्स उन्हें प्रॉक्सी भी दिए थे वोट करने के लिए, और अपने शेयर्स के साथ कंबाइन करके सैम के पास अब यूनाइटेड फ्रूट के 50% वोटिंग शेयर्स में से ज्यादा पर कंट्रोल था। उनके पास वो पावर थी जिससे वो लिटरली बोर्ड को फायर कर खुद उस कंपनी का कंट्रोल संभाल सकते थे। सैम ने कहा, आप लोगों ने काफी लंबे वक्त तक इस बिजनेस को बर्बाद कर रखा है, अब मैं ही सब सही करने वाला हूँ। पूरे रूम में शांति छा गई। वो सब एग्जीक्यूटिव्स जो कुछ वक्त पहले सैम पर हंस रहे थे, ये कहकर कि उनकी बात समझ नहीं आए, अब इस सिचुएशन को लेकर चिंता में डूब गए थे। जब यूएफ सैम की कंपनी खरीदी थी तब एक नॉन कॉम्पीट क्लॉज साइन करवाया था जिससे वो यूएफ के अगेंस्ट कोई कंपनी नहीं बना सकते थे। बट उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन वही सैम यूनाइटेड फ्रूट पर ही हक जमा लेंगे, और यही हुआ। सैम ने मोस्ट ऑफ द बोर्ड को फायर कर दिया और खुद को यूनाइटेड फ्रूट के ऑपरेशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर डिक्लेयर किए। बाद में उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट का टाइटल दिया। ये एक तरह से सच में काफी मजे की बात थी। सैम को रिटायर होकर रिलैक्सिंग करना था, बट अब वो यूनाइटेड फ्रूट के लीडर बन चुके थे। वो जैगेंटिक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बनाना बिजनेस पर डोमिनेशन था। सैम ने जीरो से स्टार्ट किया था एज अ हम्बल फ्रूट पेडलर जो पके हुए केले बेचते थे, अब वो द बिग बॉस बन चुके थे, द बनाना किंग। एज अ रिजल्ट वो अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेन भी बन गए थे। अब क्योंकि सैम यूनाइटेड फ्रूट को लीड कर रहे थे, ऐसे में कंपनी प्रोस्पेक्ट्स की बढ़ने की उम्मीद भी बढ़ चुकी थी। बनाना ट्रेड से जुड़े कई लोग सैम को कायमल फ्रूट के टाइम से जानते थे और उनका मानना था कि सैम ही फरिश्ता बनकर आएंगे। बट कई लोगों का मानना था कि काफी लेट हो चुका है। यूएफ को बहुत से प्रॉब्लम्स थे, फ्रॉम डेट टू लो वर्कर मोरल, इनएफिशिएंट प्रोसेस एंड ऑफ कोर्स फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस। हाउएवर न्यू बोर्ड को हायर करने के बाद ही जब सैम उनके साथ मीटिंग किए तब उन्होंने सिंपली कहा, मैं काम करने को तैयार हूँ। यही उनका स्टाइल था, बस आगे बढ़कर काम शुरू करो। नॉर्मली अगर कोई कंपनी में टेक ओवर करता है तो अपनी ज्यादातर वक्त कंपनी के हेडक्वार्टर्स में ही बिताएगा। बट सैम इमीडिएटली बाहर निकलकर उन सारी कंट्रीज में गए जहां यूनाइटेड फ्रूट के प्लांटेशंस एंड पोर्ट्स थे, क्योंकि वो उन सारे काम को बारीकी से देखना चाहते थे, उन लोगों से बात करना चाहते थे जो फील्ड्स में काम करते हैं। फर्स्ट बिग चेंज वाज इन टाउन्स में काम करने वाले लोगों को और ज्यादा पावर देना। आफ्टर ऑल इन सभी लोगों को अमेरिका में बैठे कॉर्पोरेट वर्कर्स के बदले सिचुएशन की कई बेहतर समझ थी। सैम ने बताते हुए कहा कि मैंने रियलाइज किया कि यूनाइटेड फ्रूट मैनेजमेंट की ग्रेटेस्ट मिस्टेक थी, उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि वो उन सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज में होने वाले एक्टिविटीज को बॉस्टन के 10th फ्लोर के ऑफिस से कंट्रोल करेंगे। मैनेजमेंट ने हर कंट्री के हर एग्जीक्यूटिव को बताया था कि उन्हें क्या काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए।
और एग्जीक्यूटिव को मैसेंजर बॉयज की तरह ट्रीट किया जाता था। मैंने उन सारी पॉलिसीज को कम्प्लीटली हटा दिया। सैम को लगता था कि उस कंपनी में सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। यूनाइटेड फ्रूट यही चाहता था, बट सैम ने उन सभी को रिप्लेस कर दिया, जिसमें 25% एम्प्लॉयज शामिल थे। दूसरी प्रॉब्लम, यूनाइटेड फ्रूट की कई शिप्स ऐसी थी जो कई बार सिर्फ आधी फिल होती थी। तो सैम ने ऐसे कुछ शिप्स को बेच दिया और दूसरे शिप्स को रेंट में दे दिया। इस तरह जब भी यूनाइटेड फ्रूट की शिप निकलती उस वक्त तो फुली पैक्ड होती, जिससे स्पेस वेस्ट नहीं होती थी। सैम ने यह भी देखा कि यूनाइटेड फ्रूट केलों पर हेविली रिलायंट थी, जिसे चेंज करके सैम ने दूसरे प्रोडक्ट्स लाइक शुगर केन एंड पाइनएप्पल्स भी बेचना शुरू किया। उन्होंने यूएफ के लैंड एंड मशीन्स को रीअप्रेस्ड करके टैक्सेस पर काफी पैसे सेव कर लिए। सैम का कंपनी के कंट्रोल को अपने हाथों में लेने के कुछ वीक्स बाद ही स्टॉक प्राइस ड्रास्टिकली राइज हुआ, जो पहले $10 पर शेयर था अब बढ़कर $26 पर शेयर हो चुका था। ऑफ कोर्स इन सब का मेन रीजन था सैम की ऑप्टिमिज्म एंड एनर्जी। वो फास्ट डिसीजन लेते थे, हायरिंग एंड फायरिंग करते थे, न्यू प्लान्स एंड पॉलिसीज को तेजी से इंप्लीमेंट करते थे। वो उन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते थे जिससे उन्हें कायमल फ्रूट में सक्सेस मिली थी। वो सारे वेस्ट और ब्यूरोक्रेसी को हटा देते थे। लोग सैम के बारे में जो चाहे कह लें, बट वो इंसान अच्छे से जानता था बनाना बिजनेस चलाना। हाउएवर जब सैम कंपनी के हालात सही करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी जिसे सैम भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ओके, अब केलों के बारे में कुछ जानते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, केले पेड़ पर नहीं उगते। बोटानिकली स्पीकिंग, केलों के पौधे को हर्ब के तौर पर क्लासिफाई किया गया है और केले को बेरी के तौर पर। चलिए इसे और वियर्ड बनाते हैं। स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लैकबेरीज दोनों को बेरी नहीं माना जाता। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, बट आप गूगल कर सकते हैं। नाउ जब भी हम बनाना के बारे में सोचते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है, बट एक्चुअली केले के हजारों डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक टाइप जिसे आज हम सब जानते हैं वो है कैवेंडिश, पर रेड बनानास, एप्पल बनानास, इवन ब्लू जावा बनानास भी होते हैं, जो कि एक्चुअली आइसक्रीम जैसा लगता है। Here's the plot twist. Until 1950s उस वक्त के मोस्ट पॉपुलर केले वो थे जिसे यूनाइटेड फ्रूट और सैम बेचते थे। वो थे ग्रोस मिशेल वैरायटी के, जिसे द बिग माइक के नाम से जाना जाता था। ये काफी हद तक कैवेंडिश की तरह ही होते थे, जस्ट अ लिटिल स्वीटर एंड क्रीमियर, एंड सो कई लोगों को ये काफी पसंद आते थे। द बिग माइक बनाना के थिकर स्किन थी, जिससे शिपिंग के दौरान खराब होने का डर नहीं रहता था, एंड सो यूएफ जैसी कंपनीज के लिए ट्रांसपोर्ट करना आसान होता था। सो अगर हर किसी के लिए बिग माइक को बाय एंड सेल करना आसान होता था, तो हमने कैवेंडिश वैरायटी की तरफ स्विच क्यों किया? वेल, वी हैड नो चॉइस। केले जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सो हर एक केला बेसिकली एक क्लोन होता है। ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए अच्छा होता है क्योंकि इससे हर एक केले को आसानी से चेक किया जा सकता है। बट जेनेटिक वेरिएशन में कमी होने के कारण अगर किसी केले में कोई डिजीज होती है तो वो एंटायर क्रॉप्स में फैल सकती है, जिससे वो सब इजीली बर्बाद हो जाए। और यही हुआ द बिग माइक वैरायटी को। नाउ एज फार एज 1900s, बनाना कंपनीज बनाना प्लांटेशन पर लगने वाला डिजीज से डील कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, सिकाटोगा नाम की डिजीज रैपिडली फैल रही थी क्योंकि पैथोजेंस वर्कर्स के शू में से बनाना प्लांटेशन तक पहुंच रहे थे। ये डिजीज एक फंगस थी जो एंटायर क्रॉप को ब्लैक कर देती थी, जिससे उनसे काफी हॉन्टेड फील आती थी और इससे एंटायर प्लांटेशन अनयूजेबल हो जाती थी। जब भी ऐसा कुछ होता तब यूनाइटेड फ्रूट इस एंटायर प्लांटेशन को अबैंडन कर देती, जिससे उस एरिया के वर्कर्स जॉबलेस हो जाते। फिर यूनाइटेड फ्रूट और कई सारे रेन फॉरेस्ट को खत्म करते हुए न्यू प्लांटेशन बनाती थी। 1930s जब सैम यूनाइटेड फ्रूट के इंचार्ज बने, इस डिजीज ने बनाना फील्ड्स को ह्यूज अमाउंट में डिसिमेट कर दिया था। इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए सैम ने साइंटिस्ट को काम पर लगाया। कुछ सालों के अंदर ही उन्होंने ऐसा पॉइजन बनाया जो इस डिजीज को कम कर पा रहा था, बट इसका यूज सिर्फ स्मॉल सैंपल पर ही किया गया, सो इसके साइड इफेक्ट्स पता नहीं थे। सैम ने बहुत जल्दी डिसाइड किया और उन्होंने सिकाटोगा डिजीज को रोकने के लिए थाउजेंड्स ऑफ एकर्स पर स्प्रे करने के लिए न्यू पॉइजन को ऑर्डर कर दिया। स्प्रे करने के बाद वो एक्चुअली वर्क किया, बट इसमें अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। जब भी हवा चलती या मिक्सचर उड़कर लोकल टाउन्स में रहने वाले वर्कर्स तक पहुंच जाती, जिससे कुछ वर्कर्स में सेंस ऑफ स्मेल कम होने लगी। जल्दी उनका टेस्ट भी खराब होने लगा और वो बीमार होने लगे। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स उनकी स्किन में भी ब्लूइश टिंट डेवलप होने लगी। कुछ लोगों का टेस्ट हमेशा के लिए खराब हो गया और बाकी लोगों की मौत हो गई। ओवर टाइम दो साइंटिस्ट ने इसके ट्रीटमेंट डेवलप कर लिए। सिकाटोगा को इवेंचुअली क्योर किया जाने लगा और सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए, बट द अल्टीमेट प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्ड। केले अब भी डिजीज के लिए हाईली ससेप्टेबल थे और कुछ ही वक्त बाद ऐसी डिजीज आई जिसे रोकना पॉसिबल नहीं था। अनलाइक सिकाटोगा जिसने प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया था, पनामा डिजीज अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो सॉइल में रहता था और सालों तक एसिम्प्टोमेटिक होता था, बट देन अचानक हर जगह स्ट्राइक करता और एकर्स एंड एकर्स लैंड को एक झटके में बर्बाद कर देता था। जब सैम को इसके बारे में पता चला, तब उन्होंने जितनी ज्यादा हो सके उतनी जंगल लैंड खरीदना शुरू किया, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स। बाय 1940 यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने हॉन्डुरस की ओवर हाफ ऑफ ऑल प्राइवेट लैंड को खरीद लिया, बट सिर्फ 10% पर ही काम किया।
द आइडिया वॉज जैसे ही एक प्लांटेशन पर पनामा डिजीज का अटैक होता, वो जंगल के अगले हिस्से पर प्लांटेशन शुरू कर देते। बट ये क्लियरली एक शॉर्ट टर्म प्लान था। इवेंचुअली बनाना इंडस्ट्री को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि बिग माइक पनामा डिजीज के लिए काफी वल्नरेबल था। अब एक वैरायटी की वजह से वो इतना नुकसान तो नहीं झेल सकते थे, सो उनको नया वैरायटी चाहिए था। Which is why उन्होंने कैवेंडिश टाइप ऑफ बनाना में स्विच किया, जो इनिशियली पनामा डिजीज के आगे रेजिस्टेंट था। अनफॉर्चुनेटली इन मोस्ट रीसेंट ईयर्स पनामा डिजीज का एक न्यू स्ट्रेन देखने को मिला जो कैवेंडिश बनाना को भी वाइप आउट कर सकता है। इनफैक्ट कोलंबिया में 2019 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था आफ्टर कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ पनामा डिजीज। सो इवन टू दिस डे बनाना इंडस्ट्री को काफी सीरियस थ्रेट फेस करने पड़ते हैं, जस्ट लाइक सैम बैक इन 1930s। यूएफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के बाद से ही उनके लिए सब कुछ काफी फ्रस्ट्रेटिंग बन चुका था। पूरे बिजनेस को सही करो और प्रॉफिट बनाओ सिर्फ इसलिए कि एक दिन ऐसी डिजीज आए और सब बर्बाद कर दे। बट जब सैम पनामा डिजीज के बारे में सोल्यूशन देख रहे थे, तब ऑल ऑफ अ सडन एक और बड़ी प्रॉब्लम ने दस्तक दी, एडोल्फ हिटलर। – 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट मनी एंड रिसोर्सेज को सेव करने के तरीके देख रही थी और ब्रिटेन में आने वाले केले के हर शिपमेंट्स को बैन कर दिया था। उन्होंने इसे एक अननेसेसरी लग्जरी कहना शुरू कर दिया था। यूके यूनाइटेड फ्रूट के मार्केट का 20% हिस्सा था एंड अचानक रातों रात ये खत्म हो गया। आफ्टर द जापानीज अटैक पर्ल हार्बर, यूएस ने भी केले के इंपोर्ट्स को कम करना शुरू कर दिया। एंड टू मेक मैटर वर्स फॉर सैम, दोनों कंट्रीज ने यूनाइटेड फ्रूट के कुछ शिप्स को सीज कर लिया था एज पार्ट ऑफ देयर ग्रेट व्हाइट फ्लीट और उन्हें वॉर शिप्स एंड ट्रूप कैरियर्स में बदल दिया गया था। जिन शिप्स को गवर्नमेंट सीज नहीं करती उन पर अटैक कर दिया जाता था क्योंकि वो सेम दिखती थी। इवन इफ उन शिप पर केले रखे जाते थे, फिर भी एनिमी सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते थे। सो बेसिकली यूएफ जब अपने केलों को उन कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करती जिन्होंने उन पर लिमिट नहीं लगाई थी, तो उन शिप्स पर हमला होता था और आग लग जाती थी। सारे वर्कर्स और सामान सब कुछ जल जाता था। बाय द एंड ऑफ द वॉर यूनाइटेड फ्रूट के 19 शिप्स बर्बाद हो चुके थे। प्रीवियस ईयर्स में यूनाइटेड फ्रूट को ट्रैक पर लाने के लिए सैम के एफर्ट्स डालने के बाद भी वो वॉर के इस ब्रूटल चैलेंज का कुछ नहीं कर पा रहे थे। गैस प्राइसेस एंड इंश्योरेंस प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे थे। मीनवाइल डिमांड एंड प्रॉफिट्स कंटिन्यू टू फॉल। यूनाइटेड फ्रूट हजारों के तादाद में सेंट्रल अमेरिका में केले उगा रही थी, पर इन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। केले सड़ रहे थे। हाउएवर हर बार की तरह सैम ने कंप्लेन करने के बजाय अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। सैम ने देखा क्योंकि अब ज्यादा केले नहीं बेच पा रहे थे, ऐसे में उन्हें कुछ और बेचने की जरूरत थी। यूनाइटेड फ्रूट के पास एकर्स ऑफ शुगरकेन थे, बट सैम ने डिसाइड किया कि वो अपने प्लांटेशन में और भी ऐसे क्रॉप्स ग्रो करेंगे, स्पेसिफिकली वो क्रॉप्स जो लग्जरीज ना होकर नेसेसिटीज थी, जिससे कंट्रीज उनके इंपोर्ट पर लिमिट ना लगाए। सैम ने एक टीम बनाई जो ऐसे ट्रीज एंड प्लांट्स के बारे में सर्च करती जिसे यूज किया जा सके। ऐसे करके उन्हें क्रॉप्स की पूरी लिस्ट मिली। जब उनकी टीम वापस आई, सैम ने ऑल काइंड्स ऑफ न्यू थिंग्स लाइक हेम्प और पाम ऑयल। सैम अपना ज्यादा फोकस उस चीज पे लगाने लगे जो वॉर में यूज हो सके, जैसे हेम्प रोप बनाने में यूज होता। ड्यूरिंग द वॉर सैम के पास थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ जमीन थी जो वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड फ्रूट्स ग्रो कर सकती थी। बनाना की सेल्स तो कम हो चुकी थी रेस्ट्रिक्शन की वजह से, बट सैम के दूसरे क्रॉप्स में एक्सपेंशन करने से उन्हें एक होल न्यू मार्केट में आने का मौका मिला और इस इनोवेशन ने यूनाइटेड फ्रूट को वॉर के टाइम पर सर्वाइव करने का मौका दिया। सैम का बिजनेस तो सर्वाइव कर गया, बट इस वॉर में उनके साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। ऑन जनवरी 7, 1943 वॉर के दौरान उनका बेटा मारा गया जब उनका प्लेन अफ्रीका में स्काउटिंग के दौरान एक पहाड़ से टकराया। सैम का बेटा फॉरेन ड्यूटी पर था एंड सिर्फ 31 साल का था। अपने बेटे को खोने के बाद भी सैम ने वही किया जो वो हर बार करते, खुद को पूरी तरह काम में झोंक दो। बट जो उन्हें करीब से जानते थे उन्होंने बताया कि बेटे की मौत के बाद सैम द बनाना मैन कभी पहले जैसे नहीं रहे। – 1947 में ग्वाटेमाला ने न्यू लॉ पास किया जिसमें बनाना वर्कर्स ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर सकते थे। अप अंटिल दिस पॉइंट यूनाइटेड फ्रूट ने पूरी ताकत से किसी भी तरह के यूनियन को तोड़ा था, बट नाउ लेबर लीडर्स यूनाइटेड फ्रूट प्लांटेशन में ग्रुप बना सकते थे। यूएफ ने इमीडिएटली इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और धमकी दी कि ग्वाटेमाला में अपना काम बंद कर देंगे, बट इन द एंड वो कुछ भी बदल नहीं पाए और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा। हाउएवर जल्दी क्लियर हो गया कि ग्वाटेमाला में भी कई सारे लेबर रिफॉर्म्स आने वाले थे जो यूनाइटेड फ्रूट के बिजनेस मॉडल के लिए सीरियस थ्रेट हो सकते थे, क्योंकि ये मॉडल चीप लेबर पर डिपेंड करता था। चीजें खराब तो तब हुई जब आर्बेंस नाम का आदमी ग्वाटेमाला प्रेसिडेंट बना। वो बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल था और उसने तुरंत ही यूनाइटेड फ्रूट पर एक्शन लिया। आर्बेंस गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा था, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के इतने सारे खर्चे कंट्री को गरीबी की तरफ ढकेल रही है। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ग्वाटेमाला को प्रोग्रेस नहीं करने देना चाहती।
ग्वाटेमाला के लोग गवर्नमेंट को इस तरह यूनाइटेड फ्रूट के अगेंस्ट खड़े होता देख काफी खुश थे, क्योंकि लोगों के मन में यूनाइटेड फ्रूट के लिए इतने ज्यादा पावर, लैंड एंड टैक्स ब्रेक्स देखकर गुस्सा उबल रहा था। सारे सिटीजन्स को लो वेज में काम करना पड़ता था एंड श्योर इनफ जल्द ही और भी पॉलिसीज आने वाली थी। इन जून 1952 आर्बेन्स ने डिक्री 900 साइन किया, जिसने ग्वाटेमालन गवर्नमेंट को अनकल्टिवेटेड प्राइवेट लैंड को रिक्लेम करने का हक दिया। ये सिर्फ उन फार्म्स पर ही अप्लाई होता जो 670 एकर्स से ज्यादा होती थी, और वहां पर सिर्फ एक ही लैंड ओनर ऐसा था जिसके पास इतने वास्ट अमाउंट में अनकल्टिवेटेड लैंड थी, यूनाइटेड फ्रूट। ये पॉलिसी क्लियरली उन्हीं के लिए बनी थी। आर्बेन्स यूनाइटेड फ्रूट के अनयूज्ड लैंड को रिक्लेम करना चाहती थी और रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती थी लोगों के बीच, वो भी उन लोगों को जो अपने डेली सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। आर्बेन्स सेड कि वो यूनाइटेड फ्रूट को $627,572 देने को तैयार है। दिस वाज द वैल्यू जो यूनाइटेड फ्रूट ने मांगी थी। सो बेसिकली आर्बेन्स ने कहा कि हम आपको उतने पैसे देंगे जितना आपके हिसाब से उस जमीन की कीमत होगी। हाउएवर यूनाइटेड फ्रूट इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह जमीन टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर से कई ज्यादा कीमती थी। यूनाइटेड फ्रूट सिर्फ टैक्स बचाने की वजह से कम वैल्यू बताई थी और उनका यही डिसीजन उन्हें परेशान कर रहा था। ऑफ कोर्स यूएस शांति से बैठकर इस न्यू लीडर को ग्वाटेमाला में अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने नहीं देता। एज वी नो बाय नाउ, जब बनाना कंपनीज को कंट्री के लीडर पसंद नहीं आते तो वो उन्हें बदल देते थे। बट क्योंकि अब ग्वाटेमालन लोग आर्बेन्स को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे में यूनाइटेड फ्रूट को हेल्प की जरूरत थी। सो यूनाइटेड फ्रूट ने यूएस गवर्नमेंट से आर्बेन्स के कम्युनिस्ट होने की कंप्लेन की। ये सब कोल्ड वॉर के दौरान हो रहा था, जब कम्युनिज्म बोलना भी कई सारी दिक्कत पैदा कर सकती थी। इन रियलिटी आर्बेन्स ने किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई अलिजियंस नहीं बनाया, और मोस्ट हिस्टोरियंस इस बात पर अग्री करते हैं कि वो कम्युनिस्ट नहीं थे। यूनाइटेड फ्रूट ने मीडिया कैंपेन से लोगों को कन्विंस करना शुरू किया कि वो एक कम्युनिस्ट है और अमेरिका के लिए एक थ्रेट है। यूनाइटेड फ्रूट ने रिपोर्ट ऑन ग्वाटेमाला नाम की एक बुक निकाली, जिसमें आर्बेन्स को मॉस्को का एजेंट बताया गया। यूनाइटेड फ्रूट ने इन बुक्स को यूएस कांग्रेस के हर मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया। यूनाइटेड फ्रूट ने एक जीनियस पीआर को भी हायर किया, जिससे वो अमेरिकन पब्लिक को कन्विंस कर पाता है कि आर्बेन्स ग्वाटेमाला का सीरियस कम्युनिस्ट थ्रेट है। इस पीआर वाले के मीडिया में कई सारे कनेक्शंस थे, सो वो फेक स्टोरीज एंड रिपोर्ट्स को इजीली स्प्रेड कर सकता था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कमेंट किया कि लोगों को मैनिपुलेट करना कितना आसान था। यूएफ ने व्हाई द क्रेमलिन हेट्स बनानास नाम की मूवी भी बनाई। बेसिकली यूनाइटेड फ्रूट ने लोगों को ग्वाटेमालन गवर्नमेंट और आर्बेन्स के अगेंस्ट कन्विंस करने में काफी पैसे खर्च किए थे, जिससे वो आर्बेन्स को हटा सके। जल्द ही CIA ने ऑपरेशन PB सक्सेस नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया विद द इंटेंशन ऑफ एलिमिनेटिंग आर्बेन्स एंड हिज गवर्नमेंट और ग्वाटेमाला में एक न्यू लीडर बनाना। टू बी ऑनेस्ट, यूएस को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए ज्यादा कन्विंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यूनाइटेड फ्रूट का यूएस के साथ डीप कनेक्शन था। इनफैक्ट लॉट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकर्स खुद वो लोग थे जो यूनाइटेड फ्रूट स्टॉक ओन करते थे। सैम हमेशा से जानते थे कि अगर उन्होंने कंपनी और यूएस गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स के इंटरेस्ट को अलाइन कर दिया तो यूएस उन्हें सपोर्ट जरूर करेगा। एंड दैट्स व्हाई आर्बेन्स के यूनाइटेड फ्रूट के प्रॉफिट्स को नुकसान पहुंचाते हुए प्रेजेंट करने के बजाय उन्होंने इसे ऐसे नरेट किया कि आर्बेन्स पूरे अमेरिका के लिए थ्रेट है। एंड सून यूनाइटेड फ्रूट और CIA के बीच की दीवार खत्म होने लगी। उन्होंने आपस में कई सारे पर्सनल्स शेयर किए एंड यूनाइटेड फ्रूट ने CIA को मेन, गन्स एंड मनी दिए। CIA ने तब स्टेटमेंट देना शुरू किया कि आर्बेन्स एक रेडिकल कम्युनिस्ट हैं और वो ग्वाटेमाला के सिटीजन्स के लिए सीरियस डेंजर्स हैं। और इसी तरह ग्वाटेमाला में आर्बेन्स के प्रेसिडेंसी के अगेंस्ट डर का माहौल बनाना शुरू किया। उनके अगेंस्ट फैब्रिकेटेड न्यूज स्टोरी स्प्रेड की गई ऑपोजिशन बढ़ाने के लिए। CIA ने एक रेबल फोर्स बनाई जिसमें ग्वाटेमालन एक्साइल्स एंड डिसिडेंट्स थे। फिर उन्हें कैश, वेपन्स, ट्रेनिंग एंड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दी, जिससे वो आर्बेन्स को हटाने के लिए मिलिट्री कैंपेन लॉन्च कर सके। इन 1954 CIA के सपोर्ट मिले हुए इसी लिबरेशन आर्मी ने आर्बेन्स की गवर्नमेंट पर अटैक कर दिया। फाइटर पायलट्स, गन्स एंड बॉम्ब्स प्रोवाइड करते हुए यूएस ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी यूज किया, जिससे आर्बेन्स उनके सपोर्टर्स को डराया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, हिडन स्पीकर्स का यूज कर गन्स एंड शेल्स के साउंड प्रोड्यूस किए गए। उन्होंने फेक न्यूज रिपोर्ट्स भी बनाई जिसमें बताया गया कि ग्वाटेमालन लोग चाहते हैं कि आर्बेन्स रिजाइन कर दे। उन्होंने ग्वाटेमालन न्यूज़पेपरमैन से रिबल आर्मी के लार्ज नंबर्स को लेकर फेक स्टोरीज बनाई। अटैक के दौरान आर्बेन्स ने रेडियो पर आकर पूछा, आखिर किसके दम पर ये बारबरिक एक्ट किया जा रहा है? उन्होंने एंटी कम्युनिज्म को बहाना बनाकर यूज किया है। द ट्रूथ इज डिफरेंट। सच तो यह है कि फ्रूट कंपनी अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ये सब कर रही है। आर्बेन्स ने आगे कहा, हमारी ये गलती है कि हमने एक अग्रेरियन रिफॉर्म इनेक्ट किया जिससे यूएफ को नुकसान हो रहा था। आर्बेन्स को पता था कि इन सब के पीछे यूनाइटेड फ्रूट का हाथ है, बट वो कुछ नहीं कर सकते थे। रेबल आर्मी यूनाइटेड फ्रूट बोट्स एंड ट्रेन से ग्वाटेमाला पहुंची और अटैक कर दिया। इस रेबल आर्मी को रोकना किसी के बस में नहीं था। ग्वाटेमाला के सिटीजन्स वॉर नहीं चाहते थे और यूएस के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ने आर्बेन्स को कन्विंस कर दिया कि उनके पास जीतने का कोई ऑप्शन नहीं था। thus आर्बेन्स ने रिजाइन कर दिया। बाद में उनकी बॉडी बाथ टब में डूबी हुई मिली।
उनकी जगह एक नए लीडर को बैठाया गया जो अमेरिकन और यूनाइटेड फूड कंपनी के इंटरेस्ट्स को साथ लेकर चलने के लिए तैयार थे। जिन लोगों ने अर्बेंस को सपोर्ट किया उन सभी को या तो अरेस्ट किया गया या मार दिया गया। सेवरल लेबर ऑर्गेनाइजर जिन्होंने यूनाइटेड फ्रूट प्लांटेशन में यूनियन बनाने की कोशिश की, उन्हें भी मार दिया गया। एक ब्रूटल पुलिस स्टेट एनफोर्स किया गया जहां पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस को अबॉलिश किया जाता हो। जो बुक्स डेंजरस लगती उन्हें बैन कर दिया गया और यूनाइटेड फ्रूट के वर्कर्स से बार्गेन कर हक छीन लिया गया। इस पूरे इंटरेस्ट ने डेकेड्स तक ग्वाटेमाला में सिविल अनरेस्ट पैदा कर दिया, जिसमें डिक्टेटर्स और हर तरह के इनइक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को बढ़ावा मिल रहा था। पर 1955 यूनाइटेड फ्रूट को सारे सीज की हुई जमीन वापस दे दी गई। टेक्निकली ये यूनाइटेड फ्रूट के लिए बहुत बड़ी जीत थी। वो उस ग्वाटेमालन लीडर से पीछा छुड़ा चुके थे जो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। एज अ रिप्लेसमेंट उनको अपनी कठपुतली मिल गई थी। हाउएवर यूनाइटेड फ्रूट को जल्द ही रियलाइज हुआ कि इस पूरे इंसिडेंट को कुछ ज्यादा ही अटेंशन मिल चुका था। लोग सवाल करने लगे कि क्या सच में आर्बेंस उनके लिए एक थ्रेट थे? क्या कोई प्रूफ था जो दिखा रहा था कि सोवियत यूनियन इन सब में इन्वॉल्व था या आर्बेंस एक कम्युनिस्ट थे? या फिर ये सब एक यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स का हिस्सा था? जल्द ही इस पूरे इंसिडेंट ने एक्चुअली बैकफायर कर दिया। फर्स्टली ग्वाटेमाला के लोगों के मन में कंपनी के प्रति गुस्सा एक अलग लेवल पर पहुंच गया था। बट सेकेंडली जैसे ही यूएस में इस इंसिडेंट की डिटेल्स पब्लिक में आई, तब आइजनहावर के एडमिनिस्ट्रेशन को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इस बात का खुलासा हुआ कि कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी एक वक्त पर यूनाइटेड फ्रूट के लिए काम कर रहे थे। अब यूएस गवर्नमेंट को खुद को यूनाइटेड फ्रूट से दूर करने का रास्ता ढूंढना था और कुछ दिनों बाद यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने यूनाइटेड फ्रूट पर एंटी ट्रस्ट लॉज वायलेशन में लॉसूट फाइल कर दिया। गवर्नमेंट का कहना था कि उनकी टाइमिंग बस एक कोइंसिडेंस थी, बट कई लोग ये जानते थे कि यूएस गवर्नमेंट ऐसा बस इसलिए कर रही है क्योंकि वो खुद को कंपनी से दूर रखना चाहती है। जहां पहले ऐसा लगता था कि यूनाइटेड फ्रूट सीआईए को यूज कर रही है, वहीं अब ऐसा लग रहा था कि सीआईए खुद यूनाइटेड फ्रूट का यूज कर रही थी। उन्होंने यूनाइटेड फ्रूट के पैसे और शिप्स का यूज कोल्ड वॉर बैटल में किया, बट जैसे ही उन्हें बैकलैश फेस करना पड़ा, उसी वक्त गवर्नमेंट ने यूनाइटेड फ्रूट पर एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल कर दिया। 1958 उन पर से सूट हटा दिया गया। यूएफ को अपने फील्ड्स के 33% एक इंडिपेंडेंट फ्रूट कंपनी को बेचना पड़ा, जिससे उनके सामने एक जेन्युइन कॉम्पिटिटर होता, और यहीं से शुरुआत हुई यूनाइटेड फ्रूट के बर्बादी की। सैम ने 1951 में यूनाइटेड फ्रूट को छोड़ दिया। रिटायर होते ही यूनाइटेड फ्रूट के अपने सारे स्टॉक्स को वो बेच दिए, पार्शियली बिकॉज वो क्लीन ब्रेक चाहते थे, बट ऑल्सो बिकॉज उन्हें डाउट था कि अब कंपनी सही हाथों में नहीं थी। वो सही थे। जब सैम ने कंपनी छोड़ी, उस कंपनी को और ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा और अपने डिक्लाइन की तरफ बढ़ती चली गई। आखिरी सालों में सैम ने अपनी काफी सारी दौलत बांट दी थी। उन्होंने हॉस्पिटल्स, रोड्स और जाते जाते एक अच्छी खासी पॉजिटिव लेगेसी छोड़ गए, बट वो जानते थे कि ऑलरेडी काफी सारा डैमेज हो चुका था। उन्होंने एक बार एडमिट भी किया, मुझे हमारे हाथ हुई कई चीजों पर गिल्टी फील होता है, हम सिर्फ डिविडेंड्स के बारे में सोचते थे। सैम की मौत 84 साल की उम्र में पार्किंसंस डिजीज से हुई। सैम के जाने के बाद यूनाइटेड फ्रूट और तेजी से डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगा। इन 1959 फिडेल कैस्ट्रो एंड क्यूबा में यूनाइटेड फ्रूट के हर प्लांटेशन एंड बिल्डिंग को नेशनलाइज कर दिया, जिससे $60 मिलियन का लॉस हुआ। यूनाइटेड फ्रूट को फॉरेन गवर्नमेंट का कोई डिसीजन पसंद ना आने पर वो अपनी यूजुअल प्लेबुक फॉलो करना शुरू करते, जिसमें वो पहले सीआईए के साथ टीम अप करते, उन्हें शिप्स प्रोवाइड करते और फिर लोगों के मन में आग लगाते। इसे बे ऑफ पिग्स इन्वेजन कहा गया, बट पुअर प्लानिंग की वजह से ये फेल हो गया। इसमें 144 लोगों की मौत हुई, 1200 लोगों को प्रिजनर बनाया गया। यूनाइटेड फ्रूट ने अपनी शिप्स खो दी और कुछ ही ईयर्स में यूनाइटेड फ्रूट को अपने रीजन से हटा दिया गया। यूनाइटेड फ्रूट जो कभी एक अनस्टॉपेबल फोर्स थी, एक पपेट मास्टर जो एंटायर कंट्रीज को कंट्रोल करती, वो ऑक्टोपस जिसके टेंटिकल्स हर जगह थे, हर चीज को जकड़े हुए, अब वो एक वीक और इनएफिशिएंट कंपनी बन चुकी थी। उनके प्रॉफिट्स गिर रहे थे, पावरफुल लीडर्स जा चुके थे और उनकी ब्रांड और पब्लिक परसेप्शन काफी टेरिबल स्टेट में थी। यूनाइटेड फ्रूट को पनामा डिजीज ने भी काफी नुकसान पहुंचाया और जो उनके केलों पर असर डाल रही थी वो दर्दनाक था। डिजीज फैलता ही जा रहा था। बाय 1960s द बिग माइक बनाना, उनका मेन प्रोडक्ट, अब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका था। मीनवाइल दूसरी कंपनी जिसका नाम स्टैंडर्ड फ्रूट था, उसने एज द न्यू मार्केट लीडर यूनाइटेड फ्रूट पर ओवरटेक कर लिया। वो कैवेंडिश बनाना बेचते थे जो पनामा डिजीज से अफेक्ट नहीं होता था। फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड फ्रूट का बनाना मार्केट पर से डोमिनेंस हट चुका था और अब ऐसा लग रहा था कि उनका अंत करीब है। आने वाले कुछ सालों में यूनाइटेड फ्रूट को कई बार डिफरेंट ओनर्स के बीच में बेचा गया, बट मोस्टली वो अनसक्सेसफुल ही रहा। पास्ट को भुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट के लिए उसके न्यू ओनर्स ने कंपनी का नाम बदलकर चिकीटा रख दिया। मुझे लगता है कि अगर आपका ब्रांड मैसाकर्स और वॉर से जुड़ा है तो रीब्रांड करना सही होगा, बट अब भी कई सारे स्कैंडल्स होते ही रहे। लाइक इन द 70s कंपनी के न्यू चेयरमैन इलाई ब्लैक ने न्यूयॉर्क स्काई स्क्रैपर की विंडो से जंप कर दिया क्योंकि उनकी कंपनी के करप्शन का खुलासा हो गया था।
और ये पाया गया कि वो यूनाइटेड फ्रूट के लोअर टैक्सेस के लिए ऑथराइज्ड ब्राइब देते थे। इवन इन मोर रिसेंट टाइम्स कंपनी को कई कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी। लाइक इन 2007 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कंपनी पर कोलंबिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करने के लिए $25 मिलियन का फाइन लगाया। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके हिस्ट्री में सिर्फ कंट्रोवर्सी हुई है, बट वाइल्स ये बिजनेस आज भी एग्जिस्ट करता है, फिर भी इसके डोमिनेंस के दिन बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। मैं जिस तरह के बिजनेस वीडियोस बनाता हूं उसमें मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इम्पार्शियल नरेटर बन के प्रेजेंट करूं। मैं बस अपने फैक्ट्स पर बेस्ड इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता हूं जिसमें मैं बिल्कुल भी अपने बायसनेस और ओपिनियंस को ऐड नहीं करता। बट यहाँ अंत में मैं अपने कुछ थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्टली, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लिया है, आई होप आपको भी मेरी तरह सैम की ये बनाना स्टोरी अच्छी लगी हो। इनके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, बट मेरे लिए काफी इनक्रेडिबल आइडिया था क्योंकि सिर्फ केलो ने इतने सारे मैडनेस को जन्म दिया। आई मीन ये फ्रूट कंपनीज लिटरली जियोपॉलिटिक्स को शेप दे रही थी। मुझे इस आदमी का ये आइडिया काफी पसंद आया जिसने जीरो से स्टार्ट किया, वो भी इस केले को बेचकर। नथिंग फैंसी, जस्ट वन प्रोडक्ट। देन रिस्क और इनोवेशन करते हुए चीजें बढ़ती ही चली गई। बट मुझे इस स्टोरी की एक और बात काफी अच्छी लगी कि इसमें बिजनेस के दोनों साइड, बेस्ट एंड वर्स्ट को रिप्रेजेंट किया, कैपिटलिज्म एंड ह्यूमन नेचर। इसमें सीखने के लिए काफी सारे लेसन है। लाइक कैसे सैम ने ऐसी चीज पकड़ी जिसे सब ट्रैश कंसिडर करते थे और इसे एक थ्राइविंग बिजनेस में कन्वर्ट किया। बट यहाँ पर टेरिफाइंग रियलाइजेशंस भी हैं जो दिखाता है कि बिजनेस कितने पावरफुल बन सकते हैं, एंड वो शेडी डील जो सबके पीठ पीछे होती है। वन थिंग दैट आई वांट टू स्ट्रेस इज दैट मुझे लगता है कि सैम को यूनाइटेड फ्रूट के लिए हुए कुछ एक्शंस में सेपरेट करना गलत होगा, बिकॉज हम सब जानते हैं कि उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। मैं आपके ओपिनियन के बारे में नहीं जानता, बट मेरे हिसाब से पूरी स्टोरी के बाद ये कह सकते हैं कि सैम वो अंडरडॉग थे जिन्होंने यूनाइटेड फ्रूट के अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत की थी। रियलिटी काफी डार्क है बिकॉज इन लेटर लाइफ सैम ने यूनाइटेड फ्रूट को चलाया था और उनके होते हुए भी काफी सारी टेरिबल थिंग्स हुई। प्लस सैम के यूनाइटेड फ्रूट के ओनर बनने से पहले जब काइमल फ्रूट के ओनर थे तब भी काफी हॉरिफिक चीजें हुई थी। सैम की शुरुआत एक रिजर्व गाय की तरह हुई जो बस अपने जरूरत के हिसाब से पैसे कमाना चाहते थे, बट ओवर टाइम ग्रो करते हुए उन्हें पावर पसंद आने लगी एंड ही एंड्स अप वांटिंग मोर एंड डूइंग व्हाटएवर इट टेक्स टू विन, नो मैटर हु गेट्स हर्ट, जो कि कह सकते हैं कि बस लालच की वजह से है। अल्टीमेटली ये स्टोरी है एक हम्बल फ्रूट सेलर जो बन गया द बनाना किंग सैम, एक ऐसे रूथलेस बिजनेसमैन जिसने पैसों और पावर की क्वेस्ट में हर तरह की डैमेज को पैदा किया। I mean, हमने उन बिजनेस के बारे में सुना है जो अपने सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीम लेंथ तक चले जाते थे, पर आखिर कितने लोगों ने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटाकर न्यू प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया होगा कि टैक्स कम हो सके। बट एनीवे, मेरे इस चैनल का गोल है कि आपको यकीन दिलाऊं कि बिजनेस फैसिनेटिंग होते हैं। मुझे लगता है कि कई बार एक स्टिग्मा होता है कि बिजनेस एंड फाइनेंस काफी बोरिंग होते हैं, बट ऑनेस्टली जिस तरह ये एम्पायर्स बनते और बर्बाद होते हैं, जिस तरह कंपनीज एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, आई थिंक इट्स रियली इंटरेस्टिंग। And so my intention with Magnets Media is just to present these stories in a way जो enjoyable हो। So अगर आप इस तरह की और मिनी बिजनेस मूवीज देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। फाइनली मैं द फिश दैट एट द व्हेल नाम की बुक को ह्यूज थैंक्स देना चाहूंगा जो इस वीडियो के लिए मेन इंस्पिरेशन थी। नॉर्मली मैं 100 ऑफ डिफरेंट सोर्सेज को यूज करके ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, बट इस बुक ने बहुत इंस्पायर किया मुझे। सो आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि अगर आपको और भी चीजें जाननी है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। द बुक बनानाज हाउ द यूनाइटेड फ्रूट कंपनी शेप्ड द वर्ल्ड एंड बनाना द फेट ऑफ फ्रूट दैट चेंज्ड द वर्ल्ड आर आल्सो ग्रेट फॉर द रीडिंग्स अबाउट द बनाना इंडस्ट्री। या फिर अगर आपको और भी रैग टू रिचेस स्टोरी विद अ वेरी डार्क ट्विस्ट सुननी है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक कर एंड्रयू कार्नेगी की इनक्रेडिबल स्टोरी चेक कर सकते हैं। मैं बस आपको थैंक यू कहना चाहता हूं। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। चीयर्स।